हेडलाइंस आपने जानी है। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे। जमात इस्लामी की 2 नशिस्तों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जमात इस्लामी की नशिस्तें 88 हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और कोरंगी टाउन की यूसी 6 में वोटों की दोबारा गिनती पर जमात इस्लामी ने पीटीई से सफूरा टाउन की यूसी 1 में वोटों की दुरुस्तगी के बाद जमात इस्लामी जीत गई है। इख्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इख्तिदार, अगर पोजीशंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नशिस्तें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम पोजीशन इस वक्त जमात इस्लामी की बन गई है। उसका झुकाव आपको किसकी तरफ नजर आ रहा है? क्या वो पीटीआई से बातचीत करेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे? बहुत शुक्रिया। आपको देखें, अभी तो कराची में जो हतमी रिजल्ट है उसके बनने की तैयारी का अमल जारी है। दोनों जमातों से आज जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या जमात इस्लामी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो अपने रिजल्ट जमा कर रहे हैं। ये बात बहुत शुरू की है कि किससे एहतियात की जाए, किससे नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी ने बहुत सारी जगहों पर तकरीबन 10 मकामात पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। और जमात इस्लामी का ये दावा है कि आज औरंगी टाउन और सपूरा गोड से जो उसकी यूसियां हैं उसमें इजाफा हुआ है। वो 88 यूसियों का दावा कर रही है। ताम इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो कल तक जो है ना वो सही रिजल्ट जारी करेगा। ताम अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 यूसियों के साथ शहर में नंबर 1 है। काउंटिंग के लिहाज से जमात इस्लामी 88 और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो 39 यूसियों के साथ 3rd नंबर पर स्टैंड करती है। अभी जो इत्तेहाद है या इत्तेहाद बैठने की बात है वो बहुत ही कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अगर इन तमाम जमातों की अपनी अगर सीटें काउंट की जाएंगी तो उसके बाद जो करीब तरीन हिस्सा होगा उस तक जो है वो अपना मेयर बनाने की बात होगी। तहम आज एक तब्दीली ये भी आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना वीडियो बयान जारी किया है उनमें उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि कराची में उनके जमात की अक्सरियत है। अब वो कराची में मेयर के दावे से पीछे हटे हैं। हैदराबाद में मेयर का उन्होंने बरमला ऐलान किया, लेकिन कराची के लिए कहा कि उनकी जमात को अक्सरियत हासिल है और यही अक्सरियत जो है उसकी बुनियाद पर वो हुकूमत साजी की बात करेंगे। आज सईद गनी साहब ने भी ये बात किया है, थोड़ा सा यू टर्न लिया अपनी बात से, कहा कि हम पीटीआई समेत तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें हैं उनका अगर इत्तेहाद बने तो उसे जमात इस्लामी लीड करेगी, लेकिन अगर पीडीएम का इत्तेहाद बने जिसकी पोजीशन 105 तक पहुंच जाती है तो 105 जो सीटें होंगी उस पर जो उन्हें रिजर्व सीटें मिलेंगी उसकी तादाद में कोई 50 से कम नहीं होगी। तो वो करीब पहुंच जाएंगे उस हिस्से के जो कि चाहिए, क्योंकि रिजर्व सीटें मिलने के बाद जो है वो 184 तादाद बनती है। ऐवान में अगर आपके पास होगी तो आप अपना जो है वो मेयर आसानी से बना सकेंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया इख्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी ऑफिस जिला गरबी में जमात इस्लामी और तहरीके इंसाफ के कारकुनान इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा। आपको बताते चलें कि एहतजाज किया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जमात इस्लामी और पीटीआई की जानिब से डीसी ऑफिस जिला गरबी के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की गई है, ये कहना है मुजाहिरीन का। मुजाहिरीन ने बनारस आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए हैं। बनारस आने और जाने वाली सड़क बनर से नौरस चौरंगी तक आने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम है। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि पीटीआई और जमात इस्लामी के मुजाहिरीन जो हैं वो यकमुश्त यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन मौजूद हैं। सादत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए और उसके बाद जब नताइज सामने आए तो बहुत सी जमातों की जानिब से जो है नताइज के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जिसके चलते जो है इस वक्त ज़िला गरबी के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज ही तकरीबन 2 बजे के वक्त जो है जो मंगोपीर UC 12 है वहाँ से जो है जमात इस्लामी के 3 नुमाइंदगान जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिलर के नुमाइंदगान थे जो उनको
کو ڈپٹی جو کمشنر ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ حراست میں لیا، جس کے بعد جو جماعت اسلامی کی جانب سے ضلع غربی ڈی سی آفس کے سامنے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس احتجاجی مظاہرے کے اندر جو ہے مرد حضرات کے ساتھ جو ہے خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہاں پہ یہی مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جو چیئرمین، وائس چیئرمین اور جو کونسلر کو حراست میں لیا گیا تھا ان کو جو ہے وہ جو ہے رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ان کے تحفظات ہیں خصوصی طور پہ نتائج کے حوالے سے، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ UC7 اور UC3 کے اندر جو ہے ان کو تحفظات کا اظہار ہے۔ جب الیکشن کے بعد جب نتائج آنا شروع ہوئے تھے غیر حتمی اور غیر سرکاری، اس کے اندر جو ہے یہاں سے جماعت اسلامی ان نشستوں کے اوپر جیت رہی تھی، لیکن جب کل آفیشلی جو ہے رزلٹ اناؤنس کر دیے گئے تو اس میں جو ہے ان نشستوں کے اوپر جہاں جماعت اسلامی جیت رہی تھی وہاں پہ جو ان کے ووٹ کم آئے، جس کے بعد جو ہے جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا، سعادت حسین کے PTI کے بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے کارکنان کی، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے کارکنان کی بڑی تعداد تو یہاں پہ موجود ہے، ساتھ ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو ہے کارکنان یہاں پہ جو ہے موجود ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے جو نتائج آئے ہیں اس کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے ضلع شرقی کے باہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہی نتائج کے معاملے کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہیں سے کارکنان جو ہے یہاں پہ ضلع غربی کے DC آفس کے باہر پہنچے اور یہاں پہ جو ہے جماعت اسلامی کے اس احتجاج کو انہوں نے جو ہے جوائن کیا، اور یہاں پہ جو ہے دونوں جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ سعادت حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ معروف عالم دین مولانا آزاد نے ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو سے ملاقات کی ہے، بلدیاتی الیکشن میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ AIG جاوید عالم اوڈھو اور مولانا آزاد نے شہر میں لوکل باڈی انتخابات کے پرامن انعقاد اور بھائی چارے کی فضا میں برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مولانا آزاد نے شہر میں جرائم اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں شہید پولیس افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ شہر میں امن پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کی کمی کے باعث شہر میں کئی مسائل نے جنم لے رکھا ہے۔ مزار قائد سے متصل خداداد کالونی اس کی واضح مثال بنی ہوئی ہے۔ نام شہر قائدین لیکن حالت کھنڈرات جیسی۔ کیا کہلاتی ہے؟ شہر قائدین۔ یہ دیکھیں قائدوں کی روح شہر ہے، یہ قائدین کی شہر ہے، اس کا یہ حال ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا سب گڑے بھرے ہیں۔ مزار قائد سے متصل خداداد کالونی میں سوئی گیس لائن بچھانے کے لیے کھدائی ہوئی، جس سے زیر زمین موجود فراہمی اور نکاسی آب کی لائنیں ٹوٹ گئیں۔ نتیجن گلیوں میں گندا پانی جمع ہو کر بہتا ہوا شہر قائدین کو نگل رہا ہے۔ خداداد کالونی میں یہاں پر گیس کمپنی نے جو گیس کی لائن ڈالی ہے، اس گیس کمپنی نے اس روڈ کا نظام دھرم برم کر دیا، پانی کے لائن ختم ہو گئی، گٹر لائن توڑ پھوڑ دیا، الٹی سیدھے کنیکشن ملائے نہیں ملائے۔ اب اس علاقے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور مسائل ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہر قائدین خداداد کالونی کے مقام پر دوسرا ٹریک بھی کہ الیکٹرک کی روڈ کٹنگ کی نظر ہو چکا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار روم میں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف آفریدی کے قتل کے خلاف کراچی کے وکلاء سراپا احتجاج بن گئے۔ عدالتی بائیکاٹ کے باعث اہم کیسز کی سماعت متاثر ہوئی۔ ملیر بار ایسوسی ایشن کے صدر راؤ زاہد نے پشاور سانحے کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملیر کوٹ اور اس کے اطراف کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے۔ پشاور میں معروف قانون دان عبداللطیف آفریدی کے قتل پر کراچی کے وکلاء کا اظہار یکجہتی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل کی اپیل پر وکلاء نے آج عدالتی بائیکاٹ کیا۔ وکلاء رہنماؤں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات کر کے عدالتی امور معطل رکھنے کی اپیل کی، جو چیف جسٹس نے منظور کر لی۔ لطیف آفریدی کے قتل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جنرل باڈی کا اجلاس ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سلیم منگریو، سیکریٹری جنرل عامر نواز وڑائچ اور سینئر وکیل رہنما صلاح الدین گنڈاپور بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں وکلاء نے لطیف آفریدی کے بائی معنی قتل میں ملوث عناصر کو قرار و واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ملیر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی لطیف آفریدی کے قتل کے خلاف عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ صدر ملیر بار ایسوسی ایشن
राव जाहिद अली ने लतीफ आफरीदी के कातिलों को सजा देने और मलिर कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया। आज सारे मुल्क में हम वकला सरापा एहतजाज हैं और हम कंडेम करते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने देखें सिक्योरिटी तो नहीं पूरी की। अब एक इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी, एक बंदा सरेआम आता है और उसको 6 गोलियाँ मार के चला जाता है, तो लिहाजा हम सरापा एहतजाज हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने जनरल बॉडी का भी इनेकाद किया है और साइलिन के लिए मतलब दरवाजे बंद किए हैं। कराची सिटी कोर्ट के वकला ने भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी के कत्ल के खिलाफ अदालती बाइकॉट किया। वकला जिलाई अदालतों में पेश नहीं हुए। कराची बार का जनरल बॉडी का इजलास भी हुआ। सदर कराची बार आमिर सलीम, नाइब सदर मुमताज मेहदी, जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी और दीगर वकला रहनुमा शरीक हुए। वकला ने वाक़े की साफ और शफाफ तहकीक का मुतालबा किया। कराची में सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। आटे की महदूद फराहमी ने यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत को कम कर दिया है। सर्दी में ठिठुरते शहरियों की लंबी कतारें, महदूद आमदनी वालों की उम्मीद भरी निगाहें, ये मनाजिर हैं यूटिलिटी स्टोर के। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद शहरियों का शिकवा है कि आटे का बर वक्त ना मिलना रोज का मामूल बन गया है। सुबह से यूटिलिटी स्टोर पर आने वालों को पता ही नहीं होता कि आटा कब आएगा और अगर आ भी जाए तो उनको मिलेगा भी या नहीं। शहरी के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर महदूद तादाद में आटे के 10 किलो वाले थैले फराम किए जा रहे हैं। किसी को आटा मिलता है और कोई वापस मायूस लौट जाता है। सूरत हाल से यूटिलिटी स्टोर से बचत नहीं हो पा रही। बस गवर्नमेंट से मेरे को बस अपील करूंगा, गवर्नमेंट से अगर आगे से वो माल इनको भेजेंगे, जो भी आटा चीनी जो भी है, तो ये तो जाहिर बात है हमें तो देंगे, मना तो नहीं करेंगे, अपने घर तो नहीं लेके जाएंगे। मगर ये है कि हुकूमत से यही बस दरख्वास्त है कि आप आटे को थोड़ा सा जो है ना आटे की तरफ थोड़ा देखें, रुझान करें अपना। बढ़ती महंगाई की वजह से बाजारों में आटा शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 10 किलो वाले बैग की कीमत 400 रुपए और आम शहरियों के लिए इस आटे की कीमत 648 रुपए मुकर्रर है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको अहम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कप्तान का हरावल दस्ता उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। 9 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक कराची से है। कराची से ताल्लुक रखने वाले MNAs में फहीम खान, सैफुर रहमान, मोहम्मद असलम खान और आलमगीर खान शामिल हैं। अली जैदी, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर और नजीब हारून के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के जो है इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इन तमाम तर अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। कराची से पीटीआई के ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की तादाद जो है वो 9 बताई जाती है, जिनकी मैं तफसीलात आपको बताता चलूँ कि NA 241 कोरंगी से जो है फहीम खान को डी नोटिफाई किया गया है, जबकि NA 242 कराची ईस्ट से सैफुर रहमान को डी नोटिफाई किया गया है। NA 243 से कराची ईस्ट से आलमगीर खान को जो है डी नोटिफाई किया गया है, जबकि NA 244 कराची ईस्ट से जो है सैयद अली हैदर जैदी को डी नोटिफाई किया गया है। NA 247 कराची साउथ 2 से आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी को डी नोटिफाई किया गया है, जबकि NA 250 कराची वेस्ट से जो है अताउल्ला को जो है डी नोटिफाई किया गया है। NA 252 कराची वेस्ट 5 से जो है आफ्ताब जहांगीर को डी नोटिफाई किया गया है। NA 254 कराची सेंट्रल 2 से मोहम्मद असलम खान को डी नोटिफाई किया गया है। NA 256 कराची सेंट्रल से जो है वो मोहम्मद नजीब हारून को डी नोटिफाई किया गया है। इन तमाम तर अरकान कौमी असम्बली की तादाद कराची से ताल्लुक रखने वाले 9 बताई जाती है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की शदीद किल्लत और दरामदी LCs न खुलने पर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने खदशात का इजहार किया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने वजारत खजाना को खत लिख दिया है। साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को माहाना फ्यूल की दरामद के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर जद दरकार है। जल्द LCs का मामला हल ना हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में मुल्क में तेल का शदीद बहरान पैदा हो सकता है।
ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में ईंधन की शदीद किल्लत का खदशा। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। खत में कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई बुरान का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की एलसी खोलने में मुश्किलात हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को दरामदी फ्यूल के लिए एलसी खोलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। खत के मुताबिक पाकिस्तान को माहाना 4,30,000 मेट्रिक टन पेट्रोल और 2 लाख मेट्रिक टन डीजल दरामद करना है। साथ ही रिफाइनरीज के लिए माहाना 6,50,000 मेट्रिक टन खाम तेल भी दरामद करना है। पाकिस्तान को फ्यूल की माहाना दरामद के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का कहना है कि एलसी खोलने में मुश्किलात और कंफर्मेशन न होने से मुख्तलिफ दरामदी कार्गोज में ताखीर हो रही है। कुछ फ्यूल के दरामदी ऑर्डर मंसूख भी हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एलसी खोलना मुश्किल होता जा रहा है। मुकम्मल ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन बहुत से सेक्टर में कमी होगी जिसका असर नजर आएगा। काउंसिल ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त 32 दिन के बराबर डीजल और 19 दिन के बराबर पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। ताज़ा दरामद पर कोई एलसी नहीं खुल रही। एलसी का मसला हल न होने से अगले 2 से 3 हफ्ते में फ्यूल का बहरान हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स माहिर अदनान पराचा ने साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा अफराद के बैरून मुमालिक नौकरी पर जाने के बावजूद तरसीलात ज़र में कमी पर सवाल उठा दिया है। साथ ही हुकूमत पाकिस्तान से डॉलर के ब्लैक मार्केट रेट को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया है। हालात में कीमती ज़र मुबादला के लिए मुश्किलात। ओवरसीज पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 22 में तरसीलात ज़र 19% कम होकर 2 अरब डॉलर रह जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। माहिर ओवरसीज पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर अदनान पराचा का कहना है कि साल 2021 में 2,88,000 अफराद बैरून मुल्क जा सके थे। 2022 में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से 8 लाख अफराद बैरून मुल्क गए। 5 लाख से ज्यादा अफराद नौकरियों पर बैरून मुल्क जाने के बावजूद तरसीलात ज़र में कमी होना बड़ा सवाल है। हमारी मेन मार्केट जो 60% है वो हमारी गल्फ स्टेट्स ही हैं, लेकिन हमने देखने में ये आया कि हमारा जो ग्रे चैनल्स है उसका इस्तेमाल हमारी गल्फ स्टेट से ही हो रहा है और ग्रे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है और जो इंटर बैंक के थ्रू नहीं आ रहा है उसकी वजह यही है कि ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का गैप है। इसको फौरी तौर पे फ्री फ्लोट छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका एतमाद बहाल हो। अदनान पराचा ने कहा कि तरसीलात ज़र में कमी की बुनियादी वजह डॉलर के सरकारी और ओपन मार्केट रेट में 30 से 35 रुपए का बड़ा फर्क है। हुकूमत को इस बड़े फर्क को खत्म करने के लिए इक़दामात करना ही होंगे। और ब्लैक मार्केट एक जो नया उन्होंने जन्म लिया है जिसकी वजह से 30 और 35 रुपए का डॉलर का फर्क आया है, वो इसी वजह से आया है कि हमारे पास इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देने की फौरी तौर पर जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि साल 2021 में सऊदी अरब 1,55,000 अफराद नौकरी के लिए गए थे, जो साल 2022 में बढ़कर 4,74,000 हो गए। 2021 में UAE 27,400 अफराद के मुकाबले 2022 में 1,19,000 अफराद नौकरी के लिए जा चुके हैं। इसके बावजूद तरसीलात ज़र में कमी होना किसी सूरत ठीक नहीं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $6 कम हो गया। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 100 रुपए सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1,909 फी औंस का हो गया, जिसका असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत 100 रुपए कमी के बाद 1,84,400 रुपए और 10 ग्राम सोना 86 रुपए कम होकर 1,58,093 रुपए का हो गया है। 1 तोला चांदी की कीमत 2,080 रुपए पर बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होकर 228 रुपए 66 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 238 रुपए 75 पैसे पर बरकरार है। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होकर 228 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 238 रुपए 75 पैसे और यूरो 271 रुपए पर बरकरार है। बरतानवी पाउंड 50 पैसे कमी से 305 रुपए 50 पैसे का हो गया।